वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो कि क्लास 6 की है उसकी पूरी समरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। शानदार, आइए इसका रिवीजन करें। इससे पहले 6th की एनसीईआरटी का भी मैं दे चुका हूँ, इकोनॉमिक्स वगैरह के, यानी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और ये टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं। एनसीईआरटी के पूरा कोर्स भी चल रहा है कि पहले अपना कॉन्सेप्ट को समझिए। हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे जो ज़रूरी है, समरी देंगे, उससे रिवीजन करिए और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो इससे आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर एडवांस मटेरियल वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मेंस का, प्री का, पूरी तैयारी पीसीएस की आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा द प्लेस पीपल थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी पर्यावरण क्या है, जितने भी जीव हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं भाई, वो जीवित जीवों की जो दुनिया है जैसे पौधे और जानवर को जैविक पर्यावरण कहा जाता है, और निर्जीव तत्वों की जो दुनिया है जैसे भूमि, इसको अजैविक पर्यावरण कहा जाता है, यानी अबायोटिक। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, चारागाह, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, और यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है भाई, यानी लिथोस्फीयर की बात कर रहा है। तो बताइए कौन सा सही है, इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट और अबायोटिक इन्वायरमेंट और लिथोस्फीयर के संबंध में। तो यहाँ पे चारों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। कह रहा अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह सभी परतों में सबसे पतली है एवं यह 35 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। और महासागरीय क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिका और लिथियम होते हैं, इसलिए इसे सिला कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट जो है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है, सीमा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी। मुख्य रूप से शैल कह रहा है 3 प्रकार के होते हैं, यानी रॉक्स की बात कर रहा है। आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक, अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग जो है वो क्रस्ट है, और 84% भाग मेंटल है, और 15% जो भाग है वो कोर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है, यानी फॉसिल्स की बात कर रहा है। क्या होते हैं फॉसिल्स? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सही की पहचान करनी है आपको। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को अंतर्जनित बल कहा जाता है, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को बहिर्जनित बल कहते हैं। द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज। ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी में एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ अचानक फट जाता है, और जब लिथोस्फेरिक प्लेटें हिलती हैं तो पृथ्वी की सतह कंपन करती है। कंपन पृथ्वी के चारों ओर घूम सकता है, इन कंपन को भूकंप कहा जाता है। When lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ये चारों ठीक है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। भूकंप को सीस्मोग्राफ नामक मशीन से मापा जाता है। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑन रिक्टर स्केल। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी या अनुदैर्घ्य तरंगे, एस या अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग या सतही तरंग। 6.0 तीव्रता वाला भूकंप बड़े भूकंप की श्रेणी में आता है। एन अर्थक्वेक 6.0 मैग्नीट्यूड इज क्लासिफाइड एज मेजर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 3 सही है, क्योंकि 7 मैग्नीट्यूड से अगर ज़्यादा है अर्थक्वेक तो उसको माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है भाई वो। कब? जब 7 से ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सही की पहचान करनी है।
अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अपरदन जो है जल, वायु और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य का क्षरण है। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर एंड आइस। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही होगा? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 7 पे आते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करिए। ध्यान से वीडियो को मतलब पॉज करके स्टेटमेंट को एक बार पढ़ने की कोशिश करा करिए। तरीका ये, पहले आप 7th के NCERT को पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना, फिर इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, तब आप देख पाएंगे कि आप कितने कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन पा रहे थे, आप क्या क्या मिस कर रहे हैं। ये चीज़ कह रहे हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। यानी समय के साथ विसर्प लूप नदी से अलग हो जाता है और एक कट ऑफ झील का निर्माण करता है जिसे चाप झील भी कहा जाता है। जैसे ही बाढ़ आती है वह अपने किनारों पर महीन मिट्टी और अन्य सामग्री की परतें जमा कर देती है जिन्हें अवसाद कहा जाता है। इससे एक सपाट उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। द रेज बैंक ऑफ रिवर आर कॉल्ड लीफ, यानी नदी के उभरे हुए तटों को तटबंध कहा जाता है। उभरे हुए तटों को तटबंध। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? जब कोई नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपना भार जमा करना शुरू कर देती है तो प्रत्येक वितरिका अपना मुहाना बना लेती है और सभी मुहानों से तलछट का संग्रह एक डेल्टा बनाता है। जब समुद्री लहरें लगातार चट्टानों से टकराती हैं तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं और समय के साथ वे बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों पर खोखली गुफाएं बन जाती हैं। इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं या सी केव्स कहते हैं। जैसे जैसे ये समुद्री गुफाएं बड़ी होती जाती हैं केवल गुफाओं की छत ही रह जाती है जिससे समुद्र भृगु का निर्माण होता है या सी क्लिफ का निर्माण होता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी से जो है आप देखेंगे जैसे जैसे गुफाएं छत्र हो रही हैं, मतलब समुद्र की गुफाएं बड़ी होती हैं तो केवल गुफाओं की छत ही रहेगी, तो इसे आप बोलेंगे तटीय महराब, है ना, समुद्र भृगु नहीं। क्या बोलेंगे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो तटीय महराब, यानी इंग्लिश में बोलेंगे सी आर्क, है ना, सी आर्क बोलते हैं। भाई समुद्र भृगु की अगर बात करें, ये क्या होता है भाई, जिसको सी क्लिफ बोलते हैं इंग्लिश में, सी क्लिफ। ये होता है स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव सी वाटर, यानी हिंदी में अगर कहें समुद्र के पानी से जो लंबवत ऊपर उठने वाली खड़ी चट्टानें होती हैं ना, लंबवत ऊपर उठने वाली। चलिए, और दोस्तों ये हमारे पेड ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं, मेंस के लिए अलग चल रहे हैं, जिसमें GS 1 से 6 तक के पूरे नोट्स भी आपको मिलेंगे, पॉइंट वाइज सिलेबस के नोट्स, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, इसकी भी व्यवस्था हमने आपकी कर रखी है। करंट अफेयर्स पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है ग्लेशियर द्वारा लाई गई सामग्री जैसे बड़ी और छोटी चट्टानें, रेत और गाद जमा हो जाती है। ये जमाव ग्लेशियल मोरेन का निर्माण करते हैं भाई। रेगिस्तानों में कटाव और जमाव का एक सक्रिय कारक हवा है एवं रेगिस्तानों में आप मशरूम के आकार की चट्टानें देख सकते हैं जिन्हें आमतौर पर छन्नक शैल बोलते हैं या मशरूम रॉक्स बोलते हैं। जब पवन चलती है तो वह रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाती है और ले जाती है। जब पवन चलना बंद हो जाती है तो रेत नीचे गिरती है और पहाड़ी जैसी संरचनाओं में जमा हो जाती है। इन्हें बालू टिब्बा कहा जाता है या सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो बताइए यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जो वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बनाती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन हवा में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ भी जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये पांचों स्टेटमेंट आप देखेंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गलत की पहचान करनी है। हरे पौधे अपना भोजन बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए
कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन मोनोऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। मनुष्य या जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली मात्रा के बराबर लगती है, जो एक आदर्श संतुलन बनाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद है। वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि जैसी लगभग सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में घटती हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो हरे पौधे आप देखते हैं अपना भोजन बनाने के लिए जो है ऑक्सीजन छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ये ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है, इसमें आपको गलत बताना है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड मध्य मंडल में जल जाते हैं, यानी जितने भी मेट्रियोइड्स हैं वो मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है थर्मोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। थर्मोस्फेयर रेडियो प्रसारण में मदद करता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे थर्मोस्फेयर द्वारा पृथ्वी पर वापस परिवर्तित होती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें थर्मोस्फेयर से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 3 आप देखेंगे सही है, 4 गलत है, क्योंकि लाइट गैसेज जैसे हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट करती इनटू द स्पेस नॉट फ्रॉम थर्मोस्फेयर बट की फ्रॉम एक्सोस्फेयर, है ना। एक्सोस्फेयर होना चाहिए, या हिंदी में कहें तो आपका एक्सोस्फेयर को बहिर्मंडल बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही की पहचान करनी है। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाता है। यानी जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, यानी एयर प्रेशर कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से ग्रस्त है, यानी ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। जब भूमि और विभिन्न जल निकायों से पानी वाष्पित हो जाता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। किसी भी समय हवा में मौजूद नमी को आर्द्रता कहा जाता है भाई, और जो वर्षा द्रव रूप में पृथ्वी पर आती है उसे वर्षा कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है टेरारियम छोटे घरेलू पौधों को रखने के लिए एक कृत्रिम घेरा है। टेरारियम इज आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। लवणता 1000 ग्राम पानी में मौजूद ग्राम में नमक की मात्रा होती है भाई। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 होती है। इजराइल के मृत सागर में प्रति लीटर पानी की लवणता 340 ग्राम है। कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पृथ्वी में जल के प्रतिशत वितरण के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज ऑफ अर्थ, यानी नदियाँ, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, इनलैंड सी, सॉल्ट और ग्राउंड वाटर। यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी में प्रतिशत में जल का वितरण कहाँ होगा? तो आसान है, सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे होता है भाई? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इनमें से नदियों में ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओशियन में होता है भाई, है ना। फिर नदियों की बात करें, नदियाँ हो जाएंगी भाई। असेंडिंग का मतलब कम से ज़्यादा, है ना। असेंडिंग का मतलब क्या हो गया आपका? कम से ज़्यादा। तो नदी में सबसे कम और ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको वायुमंडल देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पे आपका झीलें हो जाएंगी, और चौथे पे 1 2 3 4 हो जाएगा भाई। ऐसे तो सबसे ज़्यादा ओशियन में होता है ना।
क्वेश्चन 18, इसमें आपको गलत बताना होगा कौन सा यहाँ पे गलत है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब जल संरक्षण की आवश्यकता को विभिन्न तरीकों से बदल दिया जाता है। जब समुद्र की सतह पर पानी बारी बारी से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो उन्हें लहरें कहा जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन से समुद्र का पानी बड़ी मात्रा में स्थानांतरित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुनामी नामक एक विशाल ज्वार की लहर बनती है जो 50 मीटर तक ऊंची हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? बहुत ही आसान है। तो ज्वार बनेगा, ठीक है, टाइड्स आएंगे, बट इतनी ऊंची लहर नहीं, 15 मीटर तक की लहरें जो है वो बन जाती है। ठीक है, 15 मीटर। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा 2004 में आई सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक क्षति पहुंचाई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। 26 जनवरी 2004 को सुनामी या बंदरगाह लहर ने हिंद महासागर में तबाही मचाई थी। यह लहर उस भूकंप का परिणाम थी जिसका केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा के करीब था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो सुनामी और द हार्बर वेव स्टक हैवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर होना चाहिए था यहाँ, है ना। 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी, विशाल सुनामी। चले यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा दिन में 3 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार कहलाता है, यानी टाइड्स कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार का कारण बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, या ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन एंड द मून। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं और ज्वार सबसे ऊंचे होते हैं। इन ज्वारों को वसंत ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और उच्च ज्वार नेविगेशन में मदद करते हैं। वे तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं और इससे जहाज़ों को बंदरगाह तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गलत अगर पकड़ो तो यहाँ से आप पकड़ लोगे, जो राइज एंड फॉल होता है ओशन का ट्वाइस इन अ डे, 2 बार होता है दिन में, 3 बार नहीं। चले आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर पढ़ते हैं हम लोग। अपने सही की पहचान करनी है। आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और वो ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं भाई। लैब्राडोर महासागरीय धारा ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के मैदान प्रदान करते हैं। और जापान के आसपास के समुद्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट ऐसे उदाहरण हैं। वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां कोहरा भी होता है, जिससे नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो ये चारों यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में गलत की पहचान करनी है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इससे प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है और यह ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। जो पेड़ पौधे को सहारा देने के लिए पर्याप्त तापमान और वर्षा वाली जगहों पर उगते हैं उन्हें वन कहा जाता है। और झाड़ियाँ मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगती हैं। कौन सा यहाँ पे गलत है? नहीं, सही है मतलब। तो यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट कर लीजिए, सही कर लीजिए चारों, क्योंकि यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। यानी ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि वे पृथ्वी के फेफड़े जैसे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंधीय के करीब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चूँकि वहाँ पर कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता, इसलिए पेड़ अपने पत्ते बिल्कुल नहीं गिराते। यही कारण है उन्हें सदाबहार कहा जाता है। और यहाँ शीशम और आबनूस, महोगनी जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ आम हैं। यानी हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबनी, महोगनी आर कॉमन हेयर। यहाँ कौन सा सही है? तो ये पांचों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के संबंध में यहाँ सही बताना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में कौन सा सही है? यह मानसून वन है जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते ही रहते हैं। पेड़ पानी बचाने के लिए शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इनमें ओक,
पाइन, नीलगिरी आदि जैसे कठोर और मुलायम लकड़ी के पेड़ शामिल होते हैं। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 में कह रहा सेलेक्ट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी इनमें से उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का चयन करना है। कौन हो जाएगा भाई? जैसे लानोस वेनेजुएला, पैम्पास अर्जेंटीना, पेरिस नॉर्थ अमेरिका और वेल्ड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो आप देखेंगे वेनेजुएला लानोस में ठीक हो जाएगा। पैम्पास की बात करें तो ये अर्जेंटीना, ये भी सही हो जाएगा आपका, है ना। उत्तरी अमेरिका पेरिस में, दक्षिण, ये तो देशों के लिए सही है, पर उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल पूछ रहा है। तो ट्रॉपिकल में आप ये समझिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वेनेजुएला होगा। बाकी ये जो है आपके कैसे हैं? शीतोष्ण है, या इंग्लिश में कहूँ तो टेम्परेट है। अच्छा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट मुझे लगता है आपको पता ही होगा, एक बार मैं बता देता हूँ अगर आप लोग की सहूलियत के लिए। 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, इसके बीच में जितने भी देश हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं ना। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है वो ट्रॉपिकल हो गए, इसके ऊपर जो आएंगे वो टेम्परेट या शीतोष्ण होंगे। चलो 26 में गलत की पहचान करनी है। ऋतु प्रवास लोगों को या लोगों का एक मौसमी आवागमन है। इसके अंदर पशुपालक लोग मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की तलाश में घूमते हैं। यानी ट्रांसहुमेंस इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। अंडर दिस पीपल हु रियर एनिमल मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। हिमालय पर्वत में मनाली लेह राजमार्ग जो है दुनिया की सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। और जिनिंग से लाशा तक ट्रेन समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और उच्चतम बिंदु 5072 मीटर है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो जिनिंग से लाशा तक जो ट्रेन है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। 5 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और उच्चतम बिंदु है 5072 मीटर, तो ये गलत है, यहाँ 4000 होना चाहिए। चलिए 27 देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे एनसीईआरटी के बैचेस को अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी समरी, प्रैक्टिस सेट और आपको पूरे रिकॉर्डेड वीडियो, साथ ही में 2026 के प्री और मेंस की पूरी तैयारी के भी ग्रुप हमारे चल रहे हैं। यूपी पीसीएस के प्री मेंस में बहुत समय आपको मिल चुका है। इसकी भी पूरी तैयारी के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, मतलब जिस भी ईयर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरी तैयारी कर सकते हैं। इवन आर ओ बी सबके ग्रुप चल रहे हैं हमारे। हम आपको सिलेक्शन मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर सब कुछ देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलिए इसमें आपको सही बताना है। कह रहा वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में बहती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एस्चुरे। अमेजॉन नदी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से होकर बहती है भूमध्य रेखा के करीब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच। सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सभी सहायक नदियों के साथ जो किसी क्षेत्र को अपवाहित करती है एक नदी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है भाई। द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फ्रॉम अ रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। 28 में गलत बताना है। अमेजॉन नदी में कई सहायक नदियाँ मिलकर अमेजॉन बेसिन बनाती हैं। अमेजॉन नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। और ब्रोमोलिएट्स विशेष पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में पानी को संचित करते हैं। वर्षावन मोटे अनाज से समृद्ध होते हैं। रेन फॉरेस्ट इज रिच इन मिलेट्स। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? आराम से पता सकते हो, मिलेट्स। रेन फॉरेस्ट में कहाँ ये मिलेंगे? रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी वनस्पतियाँ, है ना, बहुत सारे जानवर, घने जंगल मिलेंगे ना यहाँ। वर्षावनों के निवासियों के संबंध में अब आपको सही बताना है कौन सा सही है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति करते हैं, यानी दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उनका मुख्य भोजन जो है वो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है, जो आलू की तरह ज़मीन के नीचे उगता है भाई। देयर स्टेपल फूड इज मैनियोक ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो। वे कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाते हैं। अन्य बड़े अपार्टमेंट जैसे घर हैं और उन्हें मलोका कहा जाता है, जिनकी छत ढलानदार होती है। देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस कॉल्ड मलोका विथ अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। कौन सा सही हो गए? तो ये चारों ठीक है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 30 में गलत की पहचान करनी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं।
यह बेसिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच है। गंगा नदी की सहायक नदियां जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां इस बेसिन को बहाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान, हिमालय के पहाड़ और तराई तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तो बहुत ही आसान है, देखिए द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, इंदस हटा दो यहाँ से, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंदस का कोई काम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, गलत बताना है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर 4 चांद लगाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। गंगा नदी और सिंधु नदी के ताजे पानी में स्थानीय रूप से सूसू नामक डॉल्फिन की एक किस्म पाई जाती है। टेरेस फार्मिंग के तहत सपाट सतह बनाने के लिए खड़ी ढलानों पर छतें बनाई जाती हैं जिन पर फसलें उगाई जाती हैं और ढलान को हटा दिया जाता है ताकि पानी तेजी से ना बहे। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे गंगा नदी और यहाँ सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इसके ताजे पानी में जो है सूसू नामक डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के मैदानी क्षेत्र के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। यह मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त भूमि प्रदान करता है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ की मुख्य फसल धान है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है इसलिए इसे उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है। यहाँ गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं जो कैश क्रॉप्स होती हैं, लाइक शुगर केन एंड जूट्स। तो यहाँ सही कौन सा है? चारों ठीक हो जाएंगे। चलिए 33 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल और असम, इसमें चाय बागानों में जो है वो उगाई जाती है। बिहार और असम के कुछ हिस्सों में रेशम के कीड़ों की खेती के जरिए रेशम का उत्पादन किया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ उगते हैं, साथ ही सागौन, साल और पीपल भी उगते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। 34 देखते हैं, सही की पहचान करनी है। ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के जंगल आम हैं, यानी थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन एरिया। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में चीड़, देवदार और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ देखे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी है और ढलानें खड़ी हैं। ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्र में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार जो है वो मछली और चावल है। तो यहाँ कौन सा करेक्ट है? तो आप देखेंगे यहाँ ये चारों करेक्ट हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में गलत की पहचान कर लेते हैं। पैरीज शब्द लैटिन शब्द प्रियता से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है घास का मैदान। द वर्ड पैरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेरिएता विच मीन्स मीडोज। पैरीज के घास के मैदान मूल अमेरिकियों का घर थे जिन्हें अक्सर रेड इंडियन कहा जाता है, यानी द ग्रासलैंड ऑफ पैरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। पैरीज आपचे, क्रो, क्री और पानी जैसी अन्य जनजातियों का भी घर थे भाई। चीनूक एक ठंडी हवा है जो सर्दियों में चलती है और इसलिए थोड़े समय में तापमान बढ़ा देती है। कौन सा गलत है भाई? तो बहुत ही आसान, चीनूक जो है वो ठंडी नहीं है, ये गर्म हवा है चीनूक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को पैरीज के नाम से जाना जाता है। पैरीज पूर्व में रॉकी पर्वत और पश्चिम में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। पैरीज संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों और कनाडा के कुछ हिस्सों को कवर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस क्षेत्र का जो जल निकासी मिसिसिपी की सहायक नदियों द्वारा होता है और कनाडाई पैरीज का जल निकासी सस्केचुवान नदियों की सहायक नदियों द्वारा होता है। कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तो देखिए पैरीज जो है पश्चिम में रॉकी पर्वत से, भाई रॉकी पर्वत आपको पता होगा जो नॉर्थ अमेरिका उसके इधर पश्चिम में है ना, पश्चिम में है रॉकी पर्वत और पूरब में है ग्रेट लेक्स, है ना, ये गलत है, बस यहाँ पूरब होना चाहिए, यहाँ पश्चिम। 37 में सही की पहचान करनी है। जिन स्थानों पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वे खेती के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम या अविश्वसनीय होती है, घास छोटी और विरल होती है, ये क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त होते हैं।
बड़े पशु फार्मों जिन्हें रैंच कहा जाता है, इनकी देखभाल काउबॉय नामक मजबूत लोगों द्वारा की जाती है। बाइसन या अमेरिकी भैंस उत्तरी अमेरिकी ग्रेट प्लेन्स का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्थ कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ पूरब में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से गिरा है। इसके पश्चिम में टकला मकान रेगिस्तान है। उत्तर पूर्वी भाग में उच्च वेल्थ स्थित है, जो कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऑरेंज और लिम्पोपो नदियां वेल्थ क्षेत्र से होकर बहती हैं और उनकी सहायक नदियां भी इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। भेड़ पालन वेल्थ क्षेत्र को के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? आसान है, देखिए वेल्थ पूरब में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ठीक है। पश्चिम में टकला मकान कहाँ गया भाई? यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट थोड़ी है, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है। कौन सा है? कालाहारी। अच्छा, आपके लिए एक सवाल और ऐड कर दें इसमें, टकला मकान जो डेजर्ट है कौन से देश में है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप, बहुत ही आसान है। यहाँ कालाहारी होना चाहिए, बाकी ठीक है। अब कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू हॉट डेजर्ट, यानी गर्म रेगिस्तान के संबंध में बताना है कौन सा गलत होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह 11 देशों को स्पर्श करता है। लीबिया के त्रिपोली के दक्षिण में सहारा रेगिस्तान में अल अजीजिया में 1922 में उच्चतम तापमान 57.60 डिग्री दर्ज किया गया था। सहारा रेगिस्तान में वनस्पति में कैक्टस, खजूर और बबूल शामिल है। तो यहाँ कौन सा जो है सही होगा? तो ये चारों ठीक है। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा है मिस्र में दुनिया भर में मशहूर मिस्री कपास लगाया जाता है भाई। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में तेल की खोज, जो दुनिया भर में बहुत मांग वाला उत्पाद है, लगातार सहारा रेगिस्तान को बदल रहा है। मोरक्को में टेफिलालेट ओसिस लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक बड़ा नखलिस्तान है। और पृथ्वी पर सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है द्रास, जो कि जम्मू क्षेत्र में है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? देखिए सबसे ठंडा है अगर, तो जम्मू में कैसे हो सकता है? उससे भी ऊपर तो है लद्दाख, तो ये लद्दाख में है द्रास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। लद्दाख से कई नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु सबसे महत्वपूर्ण है। लद्दाख में ऊंचाई जो है वो करगिल में लगभग 5,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक है। और लद्दाख को खापाचन के नाम से भी जाना जाता है, खापाचन। तो कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे लद्दाख में करगिल में लगभग 3,000 मीटर है ना, और काराकोरम में 8,000 मीटर, ये होना चाहिए। तो ये गलत है। 42 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं चीरू या तिब्बती भेड़ एक लुप्त प्राय प्रजाति है। चीरू का शिकार उसके ऊन के लिए किया जाता है, जिसे शाहतूश कहते हैं, और जो वजन में हल्का और बेहद गर्म होता है। सबसे एक बेहतरीन क्रिकेट बैट जो है वो विलो ट्री की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्रों रोहतांगला, बारालचला और लुंगलाचा और तांगलांगला इसको पार करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत है पहला, चीरू या तिब्बती भेड़ नहीं, तिब्बती मृग है ना, तिब्बतन एंटीलोप और चीरो जो कह सकते हो है ना, एंटीलोप तिब्बतन, ये इंडेंजर्ड है, या एंटीलोप होना चाहिए था। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43। और दोस्तों हमारे यूपीपीसीएस के पूरे कोर्सेज की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, अभी भी समय है, आप अपने टाइम को बिना वेस्ट किए 2026 की या 27 में आपको एलिजिबल होना है, तो 27 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्री से मेंस तक की, GS1 से GS6 तक की प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, पूरे आपको नोट्स सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। सारी सुविधाएं, अगर आप सिर्फ जो है पूरे ग्रुप में आते हैं तो 9,000 में आपको पूरे नोट्स, बेसिक, समरी, स्ट्रैटेजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर्स, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस, CSAT की तैयारी, जितना प्री के लिए ज़रूरी है सब। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं, डाउट क्लियरेंस में क्या होता है, हम टेलीग्राम में आपको ऐड कर देते हैं, जितने डाउट है आप पूछते रहिए, हमारे एजुकेटर्स आपको
24/7 रिप्लाई देते रहते हैं, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो फिर 6500 में मिल जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस भी नहीं लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो 4000 में मिल जाएगा आपको। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए और करंट अफेयर्स चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा आपको। सिर्फ करंट अफेयर चाहिए प्री के लिए पूरे साल का, प्लस यूपी स्पेशल, वो भी मिल जाएगा आपको। इन ग्रुप में अच्छा, आप जब जुड़ते हो तो हम आपको एक पेड क्विज में भी जोड़ते हैं, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 से 5 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस हम पेपर तक करा देते हैं। डेली क्विज में 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। अगर आप सिर्फ क्विज में ऐड होना चाहते हो तो 1200 में आप ऐड हो सकते हो। पूरे साल जो है हम आपको प्रैक्टिस जीएस के क्वेश्चंस की कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के।